Hello everyone, my name is Vivek Sharma. Today we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम बायो रेमेडिएशन को समझेंगे, सेकेंड में हम न्यूक्लियर पावर स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्ड आर्टिकल में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट आर्टिकल हमारा पावर्टी से रिलेटेड होगा। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए, बायो रेमेडिएशन क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग, रेमेडिएशन मतलब सोल्यूशन। तो जहां पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हो किसी चीज के सोल्यूशन के तौर पे, तो इसे बायो रेमेडिएशन कहा जा सकता है। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे आप रिस्टोर कर रहे हैं लाइफ थ्रू बायोलॉजी। तो यहां पे आपकी बैक्टीरिया, फंगई, एल्गी और प्लांट ब्रेक डाउन करते हैं आपके किसी भी पोल्यूटेंट को एंड इसको कहीं ना कहीं, चाहे ये सॉइल में प्रेजेंट हो, एयर में प्रेजेंट हो या आपकी वाटर में प्रेजेंट हो, इसको एक ऐसी कंडीशन में ला देते हैं जहां पे ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मलेस बन जाए। मतलब ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू इसे अपना फूड बनाते हैं, जहां पर ये कन्वर्ट करते हैं इसे हार्मलेस बाय प्रोडक्ट जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो मतलब एक टॉक्सिक वेस्ट को एक लेस टॉक्सिक वेस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब हम क्यों बात कर रहे हैं ऐसी? क्योंकि देखिए, इंडिया के एनवायरनमेंट के अंदर हेवी बर्डन हमें देखने को मिलता है पोल्यूटेंट्स का। खासकर रिवर्स की बात की जाए, लैंड फिलिंग्स की बात की जाए, इंडस्ट्रियल साइट्स की बात की जाए, इन एरियाज में बहुत ज्यादा टॉक्सिक आपको केमिकल्स देखने को मिलते हैं। तो अपने पास दो रास्ते, बायो रेमेडिएशन जहां पर इन सीटू उस जगह पे ही आप चीज को ठीक कर रहे हैं, एंड एक है एक्स सीटू जहां पे आप कंटामिनेटेड सॉइल को एक्सकवेट करते हैं, दूसरी जगह लेके जाते हैं और वहां पे आप उसे ठीक करते हैं। अब इन सीटू का क्या फायदा है? आप डायरेक्टली कंटामिनेटेड साइट पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑयल ज़ेपर एक आपका ऐसा आप कह सकते हो कॉकटेल था जिसके थ्रू ऑयल स्पिलेज को हम कम कर सकते थे। अब इसमें क्या होता है कि आपकी डिस्टर्बेंस कम रहती है, बट ये लोकल कंडीशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, पीएच लेवल हो, टेम्परेचर हो या ऑक्सीजन के लेवल पे भी। अब ऐसे ही XC2 आता है। अब इसमें आप कंडीशंस को खुद से मेंटेन कर सकते हो, तो इस वजह से ज्यादा तेजी से होता है एंड बेटर आपका कंट्रोल रहता है कंडीशन के ऊपर, तो रिजल्ट भी काफी ठीक ठाक रहता है। अब इसमें आप जगह को एक्सकवेट करके या वाटर को पंप आउट करके एक डिजायर सेटअप पे लेके जाते हो और वहां पे इसको परफॉर्म करते हो, बट इसमें कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम यहां पे रहती है। तो कहते हैं कि भाई अभी हमारे सामने एक हेल्थ कंसर्न ये है कि हमारी ज्यादातर जो वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूटेड है अनट्रीटेड सीवेज से और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से। लैंड फिलिंग और इंडस्ट्रियल साइट्स पे आपको प्लास्टिक, हेवी मेटल्स एंड केमिकल रेजिड्यू देखने को मिलता है। इससे ड्रिंकिंग वाटर, फूड चेन, सॉइल फर्टिलिटी, ह्यूमन हेल्थ सब के ऊपर नेगेटिव असर पड़ रहा है। तो कहते हैं अपने को जरूरत है कि हम रिस्टोर कर सकें अपने इन्वायरमेंट को, एंड बायो रेमेडिएशन हमारे को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जहां पे हम लोकल बायोडाइवर्सिटी को वापस से रिवाइव कर सकते हैं एंड इंप्रूव कर सकते हैं इकोसिस्टम की सर्विसेज को। अब इससे बेनिफिट क्या है कि आपकी बायोटेक्नोलॉजी में और ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, एनवायरमेंटल कंसल्टेशन में कहीं ना कहीं जॉब क्रिएट होंगी, वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आपकी प्रमोट होंगी, तो ये आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। एंड मोर ओवर आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का या रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएंगे, जिससे आप ये कह सकते हो कि आप लोकल अडेप्टेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। अब ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो नेचुरली ऑकरिंग बैक्टीरिया, फंगाई को हम यूज करते हैं ऑलरेडी, बट प्रॉब्लम यह है कि इनको आपको आइसोलेट करना पड़ता है, कल्टीवेट करना पड़ता है, तभी आपको ऑप्टिमल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जा सकता है जहां पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड आप एंजाइम्स को, बैक्टीरिया को, फंगई को यूज करते हैं, बट जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं ये अगर टारगेटेड एरिया से बियॉन्ड फैल गए तो अनइंटेंशनली हम कई इकोलॉजिकल इफेक्ट को जन्म दे सकते हैं, जिसमें इन्वेजिव स्ट्रेन को या ऑल्टर्ड न्यूट्रिएंट साइकिल को हम प्रोड्यूस कर देंगे, जिससे कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर असर पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड बिल्ड करने की जरूरत है कि कहां और कब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं, क्या मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे को मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, एंड अगर
फेलियर या कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। तो अभी इसको लेके कोई गाइडलाइंस नहीं है, लोगों के बीच में लिमिटेड अवेयरनेस है, स्किल गैप आपका एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बट यस, अगर हम बात करें तो कुछ सोशो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट भी है, खासकर अगर इन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, बहुत हाई कॉस्ट इसमें रहती है, तो कंट्रीज इसको मतलब कंपनीज इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा हिचकती हैं। जापान में अगर हम बात करें माइक्रोबियल और प्लांट बेस्ड सोल्यूशन को इन्होंने अर्बन वेस्ट स्ट्रैटेजी में अपने इंक्लूड किया। यूरोप ने भी क्रॉस कंट्री प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें माइक्रोब्स को यूज किया जा रहा है ऑयल स्पिल या ऑयल कंटामिनेशन के लिए। एंड चाइना भी बायो रेमेडिएशन का यूज करता है सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में। तो इंडिया को भी इसको अपनी पॉलिसी के अंदर इंटीग्रेट करने की जरूरत है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की। देखो, स्पेस मिशन जो हम लॉन्च करते हैं इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है कि वहां पर कंटिन्यूस एक आपको एनर्जी सप्लाई की जरूरत है। अब जैसे आप जुपिटर के बियॉन्ड चले जाएं तो आपकी सनलाइट इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि आप वहां पर अपने प्रोजेक्ट्स को ठीक से रन कर सकें। तो कहते हैं कि डीप स्पेस मिशन में रिलायबल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पावर चाहिए होती है, एंड न्यूक्लियर रिएक्टर इसके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है, खासकर रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अब कहा जाता है कि बट ये कहीं ना कहीं सेफ्टी का एक कंसर्न लेके आते हैं अपने साथ लीगल, ऑपरेशनल, एनवायरमेंटल एंड जियोपॉलिटिकल बहुत सारे कंसर्न है। जैसे एक सैटेलाइट लॉन्च की, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड कुछ आपके रिएक्टर्स थे, अब ये एक्सप्लोड करके तो किसी भी एरिया में न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकती है, वो कंसर्न है। जो इन्वायरमेंटल, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल, अमेरिका ने लॉन्च की, रशिया के वाली साइड पे फट गया तो भैया दोनों के अंदर आपका गृह युद्ध, मतलब दोनों के साथ युद्ध छिड़ जाएगा आपस में। फिर ऑपरेशनल चैलेंजेस भी हैं कि उसको कैसे सिक्योर और सेफ मेंटेन कर सके, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ऑल्दो मैं ये कहूंगा कि भाई देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में न्यूक्लियर पावर क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड सनलाइट है। खासकर जैसे लूनर सरफेस के फार साइड की बात करें तो वहां पर सनलाइट पहुंचती ही नहीं, और वैसे भी लूनर नाइट जो है 14 दिन की होती है, तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इसको सरवाइव नहीं कर पाते। हाई एनर्जी डिमांड रहते हैं रोवर्स में, हैबिटेट में, ड्रिलिंग में, हीट सिस्टम में, तो उसको भी सपोर्ट करने के लिए हमें ये इसकी जरूरत रहती है। और सोलर पावर इनएफिशिएंट है, अनरिलायबल है डीप स्पेस मिशन में, खासकर जुपिटर के बियॉन्ड। तो कहा जाता है कि देखो, दो तरीका हो सकते हैं। पहला तो रेडियो आइसोटोप वाला मेथड, जहां पर आप हीट से लाइक जो रेडियो एक्टिव डिके ऑफ प्लूटोनियम से जनरेट हो रही है आप उसको यूज करें। तो वोएगर, क्यूरियोसिटी, कैसीन एंड न्यू होराइजन में हमने इसका पहले ही इस्तेमाल किया हुआ है। बट स्पेस न्यूक्लियर रिएक्टर को भी हम यूज कर सकते हैं, रशिया इसको यूज करता है। बट यहां पर यह कहा जाता है कि भैया अगर अनकंट्रोल री एंट्री हुई तो इससे कंटामिनेशन हो सकती है। मोर ओवर हिस्ट्री ये बताते हैं कि भाई बहुत बारी आपके लाइक स्पेस न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए, मोस्टली सोवियत के एरा में। तो कहते हैं कि भाई फेलियर हुआ लॉन्च में तो रेडियो एक्टिव डस्ट जो पॉपुलेशन वाला एरिया है उसको इंपैक्ट कर सकती है। फिर यहां पर कहा जाता है कि भाई इसको शील्ड करना एस्ट्रोनॉट को और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रेडिएशन से, ये भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। हीट को डिसिपेट करना वैक्यूम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी की एक प्रॉब्लम है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सालों तक ये चले, ये भी एक हमारा एजेंडा रहेगा। एंड रिस्क है कंटैमिनेशन का। तो कहते हैं कि भाई देखो, एक्चुअल में 3 ट्रीटीज हैं जो आपके स्पेस प्रोग्राम को हैंडल करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। आउटर स्पेस ट्रीटी, लाइबिलिटी कन्वेंशन एंड यूनाइटेड नेशन जो प्रिंसिपल रेलेवेंट टू यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर सोर्स इन आउटर स्पेस। तो इन्होंने कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेफ्टी और लाइबिलिटी के बारे में बात की है इन केस जो नॉर्मल लॉन्चेस होते हैं एंड न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर लाइक आप ये कह सकते हो कि चीजों को आउटर स्पेस में यूज करने पे रोक लगाई है। तो कहते हैं कि भाई यहां पे आपको ये मान के चलना होगा कि देखो स्ट्रैटेजी अच्छी है, बट यहां कुछ हद तक हमें लाइक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने की जरूरत है, एडवांस सेफर टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने की जरूरत है। मोर ओवर पहले ही रिस्क असेसमेंट करें प्री लॉन्च स्टेज में ताकि प्रॉब्लम्स कम से कम हो। एंड प्लेनेटरी जो प्रोटेक्शन नॉर्म्स है उसको भी हमें अपडेट करने की जरूरत है। आइए अब बात करते हैं हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में। अब क्यों इसके बारे में बात करें, बिकॉज यूनियन कैबिनेट 27,000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टर्बाइंस, इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस सेक्टर, स्पेस एप्लीकेशन, मोबाइल फोन्स, इन सब में इसका यूज रहता है, इवन मेडिकल डिवाइसेस में भी। तो कहते हैं नियोडियम, पैरासोडियम,
आपके कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू ये आपकी क्रिएट की जाती है। अभी अगर हम बात करें, ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम थ्रू मोनजाइट सैंड, जो कि आपके केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु के कोस्ट पे मिलती है। बट क्योंकि इसमें थोरियम का प्रेजेंस होता है, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इस डोमेन में। हमने 30,000 टन का रेयर अर्थ मैग्नेट्स को इंपोर्ट किया था पिछले साल 2023 में, और 90% ये चाइना से आया था। बट चाइना इसको हथियार की तरह यूज करता है दूसरी कंट्री के अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में। हमने डोकलाम और इवन यूएस के साथ ट्रेड वॉर में भी ये देखा है। तो कहते हैं कि रेयर अर्थ ऑक्साइड जो है, इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी हमारे पास कम है। लार्ज स्केल कोई आपके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहां पे नहीं एग्जिस्ट करता है। मोर ओवर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, मेटल रिफाइनिंग, अलॉय प्रोडक्शन एंड जो बॉन्ड मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें भी हमारी कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। वी डू नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी कि इंडिजिनसली इसे बिल्ड कर सकें। ऑल्दो एक्सप्लोरेशन बहुत स्लो है। 2023 में प्राइवेट प्लेयर को अलाउ किया था, बट बहुत कम लाइसेंस यहाँ पे मिले। रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अंदर डिलेज आपके काफी कांस्टेंट है। इसमें गेस्ट्रेशन पीरियड काफी लंबा है एंड कैपिटल इंटेंसिव है। तो कहते हैं कि भाई क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो सालों साल की रिसर्च इसमें लगती है एंड लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा। इन एडिशन टू दिस जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी है। चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल करता है, जैसे गैलीलियम का, जर्मेनियम का। एंड नाउ इन रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर ये पैटर्न देखने को मिल रहा है कि चाइना इंक्रीजिंगली इसे वेपनाइज कर रहा है। तो आने वाले समय में हमें जरूरत है कि कैसे हम अपनी कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर सकें ताकि चाइना के इस ट्रैप से बाहर निकल सके। अब बात करते हैं पॉवर्टी की। पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे पर्सन $3 से कम पर डे कमा रहा है एंड वो अपनी बेसिक मिनिमम कंजम्पशन और बेसिक नीड को भी फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो कहते हैं कि भी रिसेंट टाइम में आपको ये देखने को मिला कि बहुत हिस्टोरिक डिक्लाइन देखने को मिला पॉवर्टी के अंदर, जहां पर एक समय 2.5 बिलियन लोगों के आसपास आपको पॉवर्टी देखने को मिलती थी। अब 780 मिलियन लोग ही यहाँ पे रह गए हैं। तो कहते हैं अब चूंकि ग्लोबल प्रोग्रेस आपकी स्लो डाउन कर रही है, तो आने वाले समय में 2030 के बाद एक बार फिर से पॉवर्टी इंक्रीज कर सकती है। खासकर अगर हम बात करें इस रिडक्शन में, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, वियतनाम में जो रैपिड जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती, अर्बनाइजेशन देखने को मिला, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, इसकी वजह से यहां पे आपको काफी बेनिफिट देखने को मिला था। बट अभी क्या हो रहा है कि जो मेजर इकोनॉमीज हैं, मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये ग्लोबल पॉवर्टी को तो कम कर पाई, बट अभी कुछ कंट्रीज के अंदर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है एंड खासकर पोरेस्ट ऑफ द पुअर इकोनॉमी अभी कैचअप नहीं कर पा रही। खासकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मालावी, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहां पर स्टैग्नेशन देखने को मिल रही है एंड खासकर सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया के कुछ पार्ट्स में तो सिचुएशन और भी खराब है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड इवन अफगानिस्तान। तो कहते हैं कि भाई देखो, आप रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी फोकस करोगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ ही कम है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का क्या करोगे? मतलब जैसे पहले 100 रुपए को आप 10 लोगों में बांट रहे थे, तो 10-10 रुपए सबके पास आ रहे थे। अब आपके पास 10 ही रुपए हैं, तो उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, सबके पास 1-1 रुपए आएगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पे ये कहा जाता है कि देखो, पोस्ट 2030 आपकी वर्ल्ड बैंक और IMF ये कह रहे हैं कि रिडक्शन देखने को मिलेगा आपको पॉवर्टी रेट में, कम मतलब थोड़ी स्लगिश जीडीपी एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी एंड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। बाकी क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करें, पोरेस्ट ऑफ द पोर इकोनॉमीज में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर इन्वेस्ट करें, क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्किल इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करें, वुमेन को एम्पावर करें, खासकर वुमेन की एजुकेशन के ऊपर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के ऊपर, इससे बेनिफिट देखने को मिलेगा। गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी को प्रमोट करें, कॉन्फ्लिक्ट, करप्शन एंड वीक इंस्टीट्यूशन को हम लाइक इन कंट्रीज में कॉमनली देखते हैं, तो इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व कर सके। मोर ओवर सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, जहां पर कैश ट्रांसफर, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को हम रन करें। कहीं ना कहीं क्लाइमेट रेजिलियंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा इन केस फ्यूचर में हम अच्छा रिजल्ट चाहते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। कल एक बार फिर एक नए डिस्कशन के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।